ब्लैडर के कॉन्सेप्ट। अब सबसे पहला सवाल आता है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रेक्टम और एनल कैनाल की। जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो इसकी शुरुआत, ये एंड पार्ट है जीआईटी का, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ड्यूडेनम, उसके बाद ड्यूडेनम के बाद जुजिनम, इलियम, सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम एंड देन एनल कैनाल। ये जितना है ये कंप्लीटली म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है। अब एक कॉमनेस्ट प्रॉब्लम पेशेंट आपके पास लेके आता है, पहली कॉन्स्टिपेशन, वो पाइल्स, तो उसको पता लग गया, लोग हर चीज को बवासीर मान लेते हैं, दर्द हो तो बवासीर है, खून आए तो बवासीर है, कट लग जाए तो बवासीर है, कोई फोड़ा निकला है तो बवासीर है, उनको आइडेंटिफिकेशन नहीं है। पेशेंट का मतलब लैट्रिन के रास्ते में कोई भी तकलीफ है उसका नाम बवासीर है, पेशेंट को तो ये पता है। लेकिन एज ए डॉक्टर अगर आप समझे तो आपको क्या समझना है, पहले तो 3 गुद्दवल्ली है, जैसे अपर, जैसे कह सकते हो आप अपर वॉल ऑफ हस्टन या सुपीरियर वॉल ऑफ हस्टन, मिडल वॉल ऑफ हस्टन, इंफीरियर वॉल ऑफ हस्टन। जो तीनों वॉल्व हैं इनकी तुलना या कंपैरिजन हम 3 गुद्दवल्लियों से करते हैं, क्योंकि इनकी जो नीचे की अटैचमेंट है वो आती है इंटरनल एनल स्पिस्टर और एक्सटर्नल एनल स्पिस्टर से आके नीचे ये अटैचमेंट लेते हैं। जब हम बात कहते हैं तो सवाल आया जी पहली गुद्दवल्ली का क्या नाम होता है, क्या नाम होता है डॉक्टर साहब बताओ, पहली गुद्दवल्ली का क्या नाम है? 3 गुद्दवल्ली बताइए ना आचार्य ने, बताओ। सर सर्जिकल एनाटॉमी और मेडिसिनल एनाटॉमी में ये डिफरेंस है। आपने एनाटॉमी में ना वेन ओवरलुक कर दो, नर्व ओवरलुक कर दो, चल जाता है। सर्जरी में एमएम्स होता है, बिल्कुल स्पेसिफिक होती है, ये यहां पर होगा ही होगा। इसी प्रकार ये जो हमने बोला कि पहली गुद्दवल्ली का नाम है प्रवाहिका, इट मींस विच एक्ट विच मेक द, बेसिकली अगर हम बोलूं तो क्लियर शब्दों में, एक ऐसी वॉल्व है जो इनिशिएट करती है पॉटी को निकलने के प्रोसेस को, इनिशिएशन करती है, यानी एक्ट ऑफ डिफिकेशन का इनिशिएशन इससे स्टार्ट होता है। ये कैसे? जब यहां पर कलेक्शन ऑफ फीकल मैटर हो जाएगा, ठीक, तो ये सिग्नल क्या जाएगा ऊपर ब्रेन को कि भैया भर गया है, अब खाली करना है, ठीक। अब आप कहेंगे साहब वो तो मॉर्निंग में भी हो जाता है, इवनिंग में हो जाता है। बिल्कुल बात सही है, बहुत से लोगों को दिन में 2 बार भी आता है, 3 बार भी आता है, किसी को 1 बार भी आता है, किसी को 1 दिन छोड़ के अगले दिन भी आता है। दैट डिपेंड्स कि ये सिग्नल कब भेजेगी ऊपर, यानी जब इसके अंदर कलेक्शन, जितना इसकी स्पेस है उतना हो जाएगा, यानी उसके ऊपर अगर जाना शुरू होगा तो एक्ट ऑफ डिफिकेशन का अनाउंसमेंट ऊपर पहुंच जाएगा। अगली का नाम है विसर्जनी। विसर्जनी का मतलब है जिसका काम है विसर्जन करना, यानी कि एक्ट ऑफ डिफिकेशन करना। ये क्या है? एक्ट ऑफ डिफिकेशन को इनिशिएट करना। ये एक्ट ऑफ डिफिकेशन करती है, मल को बाहर निकालती है, इसका काम ये है। प्रवाही का मतलब प्रवाह में डाल देना। थर्ड इज इसका नाम है सवर्णी, इसका मतलब रिपोजिशनिंग ऑफ द कंप्लीट म्यूकस मेम्ब्रेन विच इज इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ डिफिकेशन के अंदर। अब इन तीनों का क्या लेन देन हमारे से, मैं समझाता हूं। पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहब मेरे को एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पॉटी लगती है, या मुझे पॉटी बार बार लगती है, थोड़ा सा खा लेता हूं तब भी दबाव लगता है, खुल के पेट साफ नहीं होता, वो काम इसका है। कुछ पेशेंट आके कहते हैं जी मुझे फील ही नहीं होती, 2 दिन बाद पॉटी जाता हूं, या मुझे बार बार पॉटी जाना पड़ता है। ये काम किसका? इसका, ठीक है, ये अलग हो गया ना। अब पेशेंट ने कहा इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होती है, यानी एक बारी में पूरी तरह पेट साफ नहीं होता, वो काम इसका है, इसका है, इसका नहीं है। यानी वो विसर्जनी का काम है, वो प्रवाहिका का काम बिल्कुल नहीं है। प्रवाहिका का काम क्या है? एक्ट ऑफ डिफिकेशन को स्टार्ट करना। एक्ट परफॉर्म नहीं करती। एक्ट परफॉर्म कौन करती है? हमारी विसर्जनी। इसके बाद कई पेशेंट कहते हैं कि साहब मैं पॉटी गया लेकिन ऐसा रहा कि कुछ रह सा गया, अटक सा गया, वो इसकी वजह से होता है। खत्म।
अब अगला है जी, थर्ड है सावर्णी, रीपोजिशनिंग। इसीलिए इसकी पूरी अटैचमेंट में इंटेलिजेंस पिस्टल होती है। रीपोजिशनिंग का मतलब है, आप ऐसे समझिए कि आपने भैया एक बैंक्वेट हॉल किया शादी के लिए, बारात चली गई, अब अगले दिन क्या होना था, फिर से बारात आनी, नहीं किसी और की, बट उसका सब कुछ रीसेटलमेंट होना। तो ये किसका काम है, सावर्णी का। अगर ये रीपोजिशनिंग नहीं करेगी तो दोबारा जब एक्ट परफॉर्म होगा तो उतनी ब्यूटीली परफॉर्म नहीं हो पाता। इसीलिए विसर्जनी पे जब इंजरी होती है तभी फिशर की डेवलप होनी शुरू होती है। क्योंकि पेशेंट से आप पूछो तो वो पॉटी तो निकल गई लेकिन रीपोजिशनिंग प्रॉपर नहीं हो पाई, क्लोजर प्रॉपर नहीं हो पाया, या प्रॉपरली खुली नहीं गुदामार में। क्योंकि आपके पास जब पेशेंट आता है तो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट कॉन्स्टिपेशन तो हमेशा पाइल्स में होगी ही होगी। अभी क्यों होती है, क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन होती है तभी पेशेंट स्ट्रेन करता है, जोर लगाता है, तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर क्या होता है, खून जमा हो जाता है। खून जमा हो जाता है तो ये फूल जाती हैं, ये फूल जाती हैं तो कभी कभार जब रप्चर होती है तो ब्लड निकल आता है। ठीक है, तो ये किसका काम है, हमारी विसर्जनी का। फाइन, ये विसर्जनी का काम है इसको निकाल देना, और सावर्णी का काम है इसको क्लोज कर देना, वो लास्ट में क्लोजर करती है। तो इसलिए इन तीनों को समझना इसलिए जरूरी है। इन तीनों की चिकित्सा अलग अलग रूप से की जाती है। मेरे पास कई सारे पेशेंट आए, उसने बोला जी डॉक्टर साहब मेरे को ना कब्जी रहती है। मैं कहा जी अच्छा जी कब्जी रहती है, कह रहा है सर कई बार लैट्रिन जाना पड़ता है। तो दोनों बातों में फर्क है, एक कब्जी रहती है 2 दिन में 1 बार जाता हूं तो उसके अंदर लैक्सेटिव काम करेगा, करेक्ट, पॉटी नहीं आती भाई साहब, करेक्ट। लेकिन एक में पेशेंट क्या कहता है, मेरे को कई बार जाना पड़ता है, इसका मतलब ये निकलने वाला एंगल ठीक है लेकिन एक बारी में पूरा इवैक्यूएशन नहीं हो पाता, ये वाला एंगल डिस्टर्ब है, विसर्जनी डिस्टर्ब है। इस केस में हमने कहा कि एक काम करो, तुम एक पेशेंट को बोला आप बिल्व उसका प्रयोग करना शुरू करो, बेल के चूर्ण का या बिलवादी अवलेह का। बेनिफिट क्या हुआ उससे, ये ठीक हो गया। अब मल बंद कर एक ही बारी में निकल जा रहा है, 3 किश्तों 4 किश्तों में नहीं आ रहा। इसी पेशेंट को जब वो पिछले कई सालों से लैक्सेटिव, कभी क्रीमाफिन, कभी डल्कोलैक्स, कभी पेट सफा, कभी सनाया, कभी त्रिफला, कभी ये सब घोल ले रहा था, बट उसकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही थी। क्योंकि प्रॉब्लम इसकी थी नहीं, प्रॉब्लम जनाब इसकी थी। तो जब आपने इसका ट्रीटमेंट किया तो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना सीखना है कि पेशेंट की एक्चुअली कंप्लेंट क्या है। मरीज हर क्या कहेगा जी पेट साफ नहीं मतलब कब्जी है, जबकि अगर आप पॉजिटिवली सोच के देखो तो क्या लैट्रिन सिर्फ रात में बनती है, लैट्रिन तो निरंतर बन रही है। आपने जो कुछ खाया है उसके 2 टुकड़े होते हैं, एक तो सार भाग, एक किट्ट भाग। तो किट्ट तो निरंतर बन रहा है लेकिन वो आपकी जो 5 मीटर लंबी आंत है उसमें पड़ा हुआ है, जितना डाइजेस्ट होता जाएगा उतना कूड़े में जाता जाएगा। अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो वहां पड़ा रहेगा, अटक नहीं जाएगा, पड़ा रहेगा जब तक वो डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें कि पेशेंट आता है सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन SAIO, यूजुअली इस SAIO के अंदर क्या करवाते हैं, NPO। भैया तेरे को मुंह से अब कुछ नहीं लेना क्योंकि तेरे जो आंतों में पड़ा है ना वही सड़ रहा है। अच्छा, पेशेंट को गैसियस डिस्टेंशन ऑफ बाउल लूप्स, अगर हम अल्ट्रासाउंड को पढ़े तो गैसियस डिस्टेंशन, ये गैसेस कहां से आई, जो अंदर आंतों में पड़ी हुई पॉटी थी जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, अब उसका क्या शुरू हुआ, अब वो सड़नी शुरू हो गई। या तो भैया बॉडी से बाहर निकल जा तो एनवायरनमेंट में जाके सड़ेगी, लेकिन अगर वो इंटेस्टाइन से पड़ी हुई है और वहीं पे ही उसका कंपनसेशन ये कह सकते हो, या जिसे कह सकते हो हम बॉडी को जब सड़ती तो क्या कहते हैं, जब बॉडी हम जमीन डाल देते तो क्या कहते हैं उसको, डिकम्पोज। तो जो कुछ आपने खाया था जब उसका डिकम्पोज वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है तो गैसेस बननी शुरू होती है। आप किसी कुत्ते को, जानवर को रोड पे मरा देख लो, अभी मरेगा ना तो सुबह देखना उसकी बॉडी एकदम गुब्बारे तक फूल जाएगी,
तो कैसे फूली? डिकम्पोजिशन जब स्टार्ट होती है तो गैसेस फॉर्मेशन स्टार्ट होती है हमारी बॉडी में। इसी प्रकार हमारी आंतों में अगर लैट्रिन पड़ी हुई है, सड़ रही है, तो डिकम्पोज प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिससे गैसेस डिस्टेंशन ऑफ बाउल लूप्स होती है। मरीज को क्या कहता है, डॉक्टर साहब मेरा खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, या मेरे पेट में गैस ज्यादा बनती है, मेरा पेट भारी रहता है, वो हर कुछ नहीं है, बिकॉज ऑफ द इनडाइजेशन, बिकॉज ऑफ द नॉन डाइजेशन प्रोसेस आपकी आंतों में डिकम्पोज होना शुरू हुआ अनाज, और उसमें गैसेस फॉर्मेशन। अच्छा, उसी पेशेंट को ले लो, अगर आप उस पेशेंट का अनीमा करा के लेटरिन साफ करा दो, वो कहेगा डॉक्टर साहब खाली हो गया, पॉटी तो थोड़ी सी आई, लेकिन क्या निकल गया, एयर जो थी ना, जो प्रोडक्शन हो रही थी वो बाहर निकल गया, अब बाहर हो गया। अगर हम ये बात बोले तो एक तरीके से आपको ये समझना है कि अगर मैंने जो कुछ खाया था, अगर वो मेरा 12 घंटे या 24 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है या 48 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, तो डिकम्पोज नहीं होगा, क्योंकि उतना तो उसको रहना है, बट उसके ओवर अगर रहता है। एग्जाम्पल हम और अच्छे कैसे लेते हैं, बड़ा पॉजिटिव एग्जाम्पल में लेते हैं। आप अगर आज खाना मत खाओ, खाली फल खाओ, यू विल फील आपका जो स्टमक है वो लाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब जूसेस जा रहे हैं, बॉडी को एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन जो हाई फाइबर रिच डाइट है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, वो आपकी आंतों को प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या मिल गया, एक टाइम लैप मिल गया आंतों को, जो पड़ा हुआ है उसको डाइजेशन डालने में। ये बातें क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब? क्योंकि आपके पास प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पेशेंट की यही आती है कि साहब मेरा को तो कॉन्स्टिपेशन है। अब मान लो मैंने पाइल्स रिपेयर भी कर दिए, अगर उसको दोबारा कॉन्स्टिपेशन है तो दोबारा पाइल्स होंगे? डेफिनेटली होंगे। क्यों होंगे? ये उसी प्रकार है, एक पेशेंट आपसे आके कहे डॉक्टर साहब ऐसा है, पौवा तो मैं रोज पीऊंगा, मेरा लिवर ठीक करके बताओ। है जी, अब लिवर ठीक कर सकते हो उसका? पौवा तो मैं रोज पीऊंगा, लिवर ठीक करके बताओ। या कोई पेशेंट आके कहे डॉक्टर साहब ऐसा है, बीड़ी तो मैं छोड़ू नहीं, मेरी सीओपीडी ठीक करके बताओ। इज इट पॉसिबल? अगर एक बार आप क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज में लैंड अप हो गए, तो स्मोकिंग का कोई भी एंगल आप यूज करोगे तो आपकी रेस्पिरेटरी में हमेशा डिस्टर्बेंस रहेगी रहेगी। ये उसी प्रकार है, अगर उसका डाइजेशन का प्रोसेस इंप्रूव नहीं हुआ तो फिर से पाइल्स डेवलप होंगे ही होंगे। डॉक्टर साहब वी आर कंसल्टेंट, कोई भी आपको आकर कुछ भी कहते कि जी डॉक्टर साहब मैं तो इलाज कराया जी, देखो इलाज कराने से डॉक्टर क्या लिख के देता है, आज के बाद नॉनवेज खाना लेकिन सलाद ज्यादा खाना। डॉक्टर ये नहीं कहता भाई बिल्कुल छोड़ दो, ये समझ है, नहीं खाओ, लेकिन अब मान लीजिए आपका आप वर्कआउट ही नहीं करते। इसके ऊपर एक क्वेश्चन में एक और आंसर देता हूं। जितने भी हरियाणा के, राजस्थान के पहलवान हैं जो ओलंपिक्स में जाते हैं, एथलीट में जाते हैं, करेक्ट है, जब तक वो पहलवानी करते हैं तब तक उनको वो एक पाव देसी घी खा ले, 250 ग्राम वो देसी घी खाकर उतना पसीना निकाल देते हैं, तो जितना भी घी था वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। फाइन, जब वो रेसलिंग छोड़ देते हैं, पाव देसी घी तो चल रहा है लेकिन मेहनत बंद हो गई, तो पहली मेहनत क्या होगी? ओंड। आप देखो जितने पुलिस वाले हैं, जब उनको भर्ती होना होता है भाई साहब एकदम स्लिम ट्रिम, क्योंकि इतनी वर्कआउट होता है। अब क्या है, अब है ड्यूटी ऐसी वाली, खाना चल रहा है, अबे जो पड़ा है वो सड़ेगा, बॉडी में कहीं लग तो रानी है, जब वो लगेगा ही नहीं तो वो बॉडी में प्रोडक्शन करेगा। इसी प्रकार जब पाइल्स वाले पेशेंट को डॉक्टर का काम है, कंसल्टेंट का काम है सलाहकार, हम क्या है उसके सलाहकार। रिच क्वांटिटी ऑफ वाटर, फाइबर डाइट, सलाद भैया बराबर खाना, टी कॉफी पीना, एम्प्टी स्टमक टी कॉफी मत लेना, ब्रेड नहीं लेना, बिस्किट अवॉइड करने हैं, ठीक है, स्पाइसी ऑयली अवॉइड करना है, डेली फास्ट फूड नहीं खाना, वंस इन अ व्हाइल आपने खा लिया कोई इशू नहीं है। यानी आपको उसको वापस कहां लाना है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। पाइल्स कोई इंफेक्शन नहीं है, कोई ट्रॉमेटिक डिजीज नहीं है, इट्स अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर।
जीवन शैली से पैदा हुई बीमारी, इसका इलाज भी क्या है? निदान, परिवर्जन, ए चिकित्सा। एक तो ये है जिसकी वजह से उसको छोड़ दो, और हेतु विपरीत अर्थकारी चिकित्सा। कॉजेटिव फैक्टर का उल्टा कर दो, जिस कारण से आप कॉस्ट फैक्टर क्या थे कि भाई साहब मैं तो रोज ही बाहर का खा रहा था, तो कॉस्ट फैक्टर है, इसका उल्टा घर का खाना शुरू कर दे। अपन यही लिखते हैं ना डिवाइस में, आज से बाहर का बंद। करेक्ट। अपन क्या कहते हैं, भैया तुम टी कॉफी ज्यादा पीते हो, आज टी कॉफी बंद, गर्म पानी शुरू। इससे क्या होगा, आपकी जो म्यूकोसल लेयर है उसको टाइम मिल जाएगा एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करने का। उससे बेनिफिट क्या होगा कि ये प्रोसेस जब नॉर्मल हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन जब नहीं होगी तो उसको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार जोर लगाने का एक और है आजकल वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट। इस पोजीशन के अंदर जब आप बैठते हो तो ऑटोमेटिकली प्रेशर पड़ता है किसके ऊपर? आपकी गुदा मार्ग पर। लेकिन जब आप इस पोजीशन पे बैठते हो तो आपकी एब्डोमेन मसल का प्रेशर पड़ता है, और एब्डोमेन मसल के प्रेशर से गुदा मार्ग फ्री हो जाती है। क्योंकि हमारी जो गुदा मार्ग है वो कैसी है? वो इट इज लाइक दिस एंड दिस। इसके साथ में लिगामेंट है। ये लिगामेंट कब फ्री होता है? व्हेन वी सिट इन स्क्वांटिंग पोजीशन। तो स्क्वांटिंग क्या करने का तरीका क्या है भैया? बड़ा आसान तरीका है। आप वेस्टर्न में बैठे हो, नीचे पैर के नीचे स्टूल लगा लो, बन गई स्क्वांटिंग पोजीशन। पर बहुत से लोग जो समझदार हैं वो कर लेते हैं। तो पेशेंट को दोबारा पाइल्स ना हो उसके लिए उसको प्रिकॉशनरी रहना पड़ता है। एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब मेरा, आप प्रैक्टिस करते हो आप सब लोग, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन है, अगर पेशेंट इज फाउंड टू बी अ डायबिटिक, वो कहे डॉक्टर साहब मैं तो रसगुल्ले रोज 4 खाऊंगा, मेरी शुगर कम करके बताओ। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है भैया, चीनी बंद, मीठा बंद। क्या कहा गया जब हमने प्रमेय की बात करी? तो बहुत ज्यादा मधुर, कसैला, ठीक, आराम से बैठना, यानी लाइफस्टाइल में आराम से बैठना, नवीन अन्न खाना, गेहूं, चावल, दूध, घी, मांस। अगर आप ये लेते रहोगे तो आपकी डायबिटीज कभी कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है। जब एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज होगा और बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है तो कहां घूमेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। यही है ना, ये कुछ और है। अब उसका एक ही प्रकार की डायबिटीज है जो नॉन ट्रीटेबल है, वो है जिनेवलर डायबिटीज। रेस्ट डायबिटीज आर क्यूरेबल। आई एम नॉट टेलिंग मैनेजेबल, आई एम टेलिंग क्यूरेबल। वो कैसे? क्योंकि ये फिर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक कर लो। अब आप बहुत सारे पेशेंट को देखो जिन लोगों को डायबिटीज पता लग जाता है, वो लोग रेगुलर एक्सरसाइज शुरू कर देते। अब जितना ग्लूकोज था वो कन्वर्ट इनटू एनर्जी हो गया, तो बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल है ही नहीं, सेटल डाउन। एक तो अपने डाइट कंट्रोल कर लिया, ऊपर से एक्सरसाइज शुरू कर दी, तो बॉडी अपने आप सिस्टमाइज हो जाती है। इसी प्रकार पाइल्स तब ठीक होंगी जब उसके कॉजेटिव फैक्टर को लोग अवॉइड करना शुरू करेंगे। तो हमारी प्रिस्क्रिप्शन में पहला चैप्टर यही आता है, व्हाट टू बी डन, व्हाट नॉट टू बी डन। नेक्स्ट स्लाइड, रेक्टम इन कैनाल। नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं एनाटॉमी ऑफ रेक्टम। 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है, अपर पार्ट में सेम ऑफ सिग्मॉइड 4 सेंटीमीटर, बट लोअर डायलेटेड रेक्टल एम्पुला। इसका क्या मतलब है? इसका क्लियर कट मतलब यह है कि हमारा जो अपर पार्ट है वो सिग्मॉइड क्लोन के बराबर है और नीचे रेक्टल एम्पुला है। रेक्टो सिग्मॉइड जंक्शन है सेकल प्रोनेटरी पे एंड है 2.5 सेंटीमीटर बिलो। एंड जो पता होनी चाहिए साहब, जब एमआरआई करवाओगे, क्लोनोस्कोपी कराओगे, वहां क्या लिखा होगा? लेंथ के हिसाब से लिखा होगा, आसपास की मस्कुलेचर के बारे में लिखा होगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब आगे मस्कुलेचर क्या आती है देखिए जरा, नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या है, एंटीरियर पार्ट के रेक्टम में क्या होता है? मेल के ब्लैडर, समान वेसिकल, यूरेट्स, प्रोस्टेट एंड यूरेथ्रा। कंपैरेटिवली फीमेल में क्या होगा? पाउच ऑफ डगलस, यूट्रस, सर्विक्स, पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल। लेटरल में क्या होगा? लेटरल लिगामेंट, मिडल रेक्टल आर्टरी, ऑब्टूरेटर इंटरमस मसल, साइड वॉल ऑफ पेल्विस, लेवेटर एनाई मसल। क्लियर? पोस्टीरियर में क्या होगा? सेक्रम एंड कॉक्सिक्स, लूज एरियोलर टिश्यू, फेशियल कंडेंसेशन, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी एंड लिम्फेटिक्स। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड।
आर्टरी सप्लाई, सुपररेक्टल आर्टरी, चीफ आर्टरी, मिडरेक्टल आर्टरी, मीडियल रेक्टल आर्टरी, वेनस ड्रेनेज, इंटररेक्टल वेनस प्लेक्सस, एक्सटर्नल रेक्टल वेनस प्लेक्सस, लिम्फेटिक्स, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं इन कैनाल, गुदामार्ग, 4 सेंटीमीटर की नाउच। टर्मिनल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, आखिरी पार्ट है। बिगनिंग क्या है? एनोरेक्टल जंक्शन। ये बड़ी काम की चीज है, क्योंकि इसी से फैसला होता है फिस्टुला का, जहां पर रेक्टम खत्म हो रही है और जहां से इनकनाल ओरिजिन ले रही है, यहीं से एक्चुअली में पाइल्स, इंटरपाइल्स लटकते हैं, बाहर लटक के आते हैं, वो यहीं से शुरू होते हैं। क्लियर? अब इसका इन ओरिफाइस लेंथ है 4 सेंटीमीटर, डायरेक्टेड बैकवर्ड डाउनवर्ड फ्रॉम एनोरेक्टल जंक्शन। रिलेशन क्या है? पेरिनेल बॉडी, एनोकॉक्सियल लिगामेंट, इस्चियोरेक्टल फोसा। अपर में क्या है? 15 mm, मिडल में क्या है? 15 mm, और लोअर क्या है? 10 mm। नेक्स्ट स्लाइड। अब समझने की बात है सबसे इंपॉर्टेंट, देखने में कैसा दिखेगा। अपर 15 mm म्यूकस मेम्ब्रेन है, सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है। अपर 15 mm कैसा है? म्यूकस मेम्ब्रेन सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है, रेडिश कलर है, यानी अंदर वाला हिस्सा कैसा होगा? लाल, एकदम टमाटर की तरह। ठीक है, रेडिश कलर। अगर लाल की जगह नीला हो तो एबनॉर्मेलिटी। अभी पहले बात ही नहीं करें ना, अभी तुम ये समझे भाई, एबनॉर्मेलिटी। अगर लाल की जगह काला हो तो एबनॉर्मेलिटी, लाल की जगह व्हाइट हो तो एबनॉर्मेलिटी। करेक्ट? यही है ना, यही तो हुआ ना फैसला। अब चाहे वो नीग्रो हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे हम हो, अंदर का हिस्सा लाल होगा। स्किन चेंज होती है साहब, इंटरनल रंग नहीं चेंज होता। क्या चेंज होती है? स्किन का कलर चेंज होता है, इंटरनल ऑर्गन्स का कलर नहीं चेंज होता। क्लियर? आती होगी तो ही चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा। इल कॉलम 6 से 10 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन के, कॉलम ऑफ मुरागनी। ये क्या है? इल कॉलम है, ये वाले कॉलम। ये म्यूकस फोल्ड है, ये उस प्रकार का जाला है, जब पॉटी आती है तो ये ऐसे खुल जाता है, जब नहीं आती है तो ये जाला सिकुड़ जाता है। इस पे अगर इंजरी हुई, ट्रांसवर्स फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इंजरी, एनल फिशर। अगर इस पे इंजरी होगी तो क्या डेवलप होगा? एनल फिशर। एनल साइनस, स्पेस अबव इन्वॉल्व इन्फेक्शन एब्सेस। साइनस के ऊपर कोई भी अगर कराएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फेक्शन एब्सेस। यानी फिस्टुला की जो पस की सप्लाई है उसका ओरिजिन यहीं से होता है। ठीक है, लाइट कम होगी ताकि। पैक्टेड लाइन, ट्रांसवर्स लाइन अलोंग द लोअर लिमिट ऑफ इनल कैनाल, वाटरशेड लाइन। ये बेसिकली इमेजिनरी लाइन है, ये एक्चुअल कोई लाइन होती नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है कि इसके नीचे से अब क्या शुरू हो जाएगा? मिडल 15 mm। नेक्स्ट स्लाइड। अब जी मिडल 15 mm, पैक्टीन, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ब्लूइश कलर, व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन, लोअर लिमिट ऑफ पैक्टीन, लोएस्ट 10 mm ट्रू। अभी क्या समझना है, कैसा होता है? ब्लूइश कलर। पैक्टीन बैंड होते हैं इसके अंदर, पैक्टीन यानी इसमें हार्ड जिस जो ऐसे ऐसे गुदामार को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर ब्लू की जगह रेड है तो एबनॉर्मेलिटी, ब्लू की जगह व्हाइट है तो एबनॉर्मेलिटी, ब्लू की जगह ब्लैक है तो एबनॉर्मेलिटी। करेक्ट? अब ट्रू स्किन, ट्रू स्किन ये आपको समझना है कि मनुष्य का जो अपना रंग है उससे हमेशा गाढ़ा रंग होता है गुदामार्ग का। एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को मैं लाइव भी बोल रहा हूं, तो कोई इसको अन्यथा ना समझ के एग्जांपल को समझे आप, अन्यथा एग्जांपल समझना। एक हम लेते हैं अमेरिकन या ब्रिटिशर व्हाइट, एक इंडियन ले लेते हैं, और एक हम ले लेते हैं मोर ओवर ऑफ श्रीलंकन और साउथ इंडियन, नॉट नीग्रो बट वो ले लिया। जो आपके स्किन का टेक्सचर होगा अमेरिकन का, उससे डार्क जो टेक्सचर, हमारे साइड जो टेक्सचर है वो उसके गुदामार्ग की स्किन का होगा, स्कॉटम का होगा। यानी उसकी स्किन से थोड़ा डार्कर, यानी हम अमेरिकन से या ब्रिटिशर से थोड़ी डार्कर स्किन है हमारी गाल की त्वचा, तो ऐसा रंग कैसा होगा?
उसके पेनिस का, स्कॉटम का, स्त्री के लेबिया मेजोरा का, मेनोरा का, और एनोरेक्टल रिंग का, या जैसे आप कह सकते हो एनल ऑरिफाइस का जो रंग होगा वो कैसा होगा, या कोनियो का ले लो, एक्सिला का ले लो, ये रंग कैसा होगा, अमेरिकन का, हमारी त्वचा की तरह। ठीक, ये उसके में डार्क है। अब हम अपने आप को श्रीलंकन से कंपेयर करते हैं, तो हमारी गुदामार्ग का जो रंग होगा वो उसके स्किन टेक्सचर का जैसे होगा, और उसका कंपेयर टू नीग्रो की तरह होगा। क्यों? क्योंकि इन जगह पर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से रंग डार्क हो जाता है। क्लैरिटी होगी सब? तो ये आइडेंटिफाई की ट्रू स्किन पहचानने का तरीका कैसे है। नेक्स्ट स्लाइड। मस्कुलर इंटरनल स्पेसर थिक होती है, सर्कुलर होती है, स्मूथ होती है। एक्सटर्नल स्पेसर वॉलंटरी मसल होती है। एनोरेक्टल रिंग लिवेटरनाई मसल होती है। लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होती है। आर्टरी सप्लाई अबव पेक्टेड लाइन, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, बिलो रेक्टल लाइन, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। नेक्स्ट स्लाइड। above pectoral line superior rectal vein, below pectoral line inferior rectal vein. Next slide. Above pectoral line autonomic nervous system, below pectoral line inferior rectal nerve. above pectoral line का मतलब समझिए, autonomic nervous system, आपकी बॉडी में पता नहीं कितनी सारी चीजें टूटती हैं हर सेकंड हर मिनट, बट आपको पेन फील होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में एक ट्रांसमीटर फिट है जो कहता है भाई ये तो मैं मैनेज कर लूंगा। उसके ऊपर का पेन होता है, वो कहता नहीं भैया वी शुड इन्फॉर्म द ब्रेन। तब में आ गया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मतलब, यानी वो बहुत सारे पेन इंपल्स को खुद ही रिप्लाई कर देती, कोई आवश्यकता नहीं। जैसे एग्जांपल हम कहते हैं पीएम के ऑफिस में उसके बहुत सारे सेक्रेटरीज होते हैं, चीफ सेक्रेटरीज, कहते हैं हम देख लेंगे, इसको पीएम साहब को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं। अगर आपको लेटर दो तो सीधा पीएम के पास नहीं जाता, पहले उसके चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है, चीफ सेक्रेटरी के भी सेक्रेटरी के पास जाता है, फिर वो देखता है कि इसका रिजोल्यूशन हम कर सकते हैं। अगर इसका रिजोल्यूशन हम कर सकते हैं तो वो खुद कर देते हैं, और वो सिर्फ उसी मैसेज को ऊपर तक पहुंचाते हैं जिसका आंसर उनके पास नहीं है। क्लियर? तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मतलब कि आपकी बॉडी इस इंपल्स को कंट्रोल कर लेती है, आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचाएगी। इसीलिए इंटरनल पाइल्स आर पेनलेस। अंदरूनी मस्सों में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता। ठीक, अब लिम्फेटिक की बात करें तो अपर पेक्टोरल लाइन ड्रेन इनटू इंटरनल इलियाक लिम्फ नोड। ये दोनों इलियाक है ना, इलियाक है ना, ये इसको लंबा इलियाक कहां है? ये इलियाक है ना, इसके नीचे क्या है? अरे भैया हमारे 9 क्वाड्रेंट है ना पेट के, तो बताओ जरा क्या क्या क्वाड्रेंट हमारे पेट के, बताओ डॉक्टर साहब क्वाड्रेंट बताओ, पेट के क्वाड्रेंट बताओ। अरे भैया राइट हाइपोगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रियम, फिर लंबार, दोनों साइड लंबार, फिर इलियाक आता है ना। अरे इलियाक तो नीचे है ना, करेक्ट। तो क्या कहना चाह रहा है, इंटरनल इलियाक लिम्फ नोड, इसमें अगर सूजन है तो इसका मतलब पेक्टेड लाइन के ऊपर इन्फेक्शन है। पेक्टेड लाइन कहां बनी? जहां पर आकर शुरुआत हो रही है अपर लिमिट ऑफ योर अपर 15 mm से जहां शुरुआत हो रही है, वहां पर आपकी पेक्टेड लाइन की शुरुआत होती है। यानी अगर रेक्टम में कुछ हो रहा है या इनल साइनस में कुछ हो रहा है तो इंटरनल इलियाक लिम्फ नोड सूज जाएंगे। अल्ट्रासाउंड में करा के देखते हैं ना, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट या मेसेंट्रिक लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, तो यहीं से निकलता है। ठीक है, और अब अगला सवाल है, बिलो पेक्टेड लाइन ड्रेन इनटू सुपीरियर इंग्वाइनल लिम्फ नोड। इसका मतलब ये है जी इंग्वाइनल रीजन। अगर पेक्टेड लाइन के नीचे को इन्फेक्शन हुआ तो कौन से लिम्फ नोड सूजेंगे? इंग्वाइनल लिम्फ नोड। ठीक, तो भी पता लग जाएगा जी इन्फेक्शन कहां पर है एक्चुअली में। नेक्स्ट स्लाइड। अब क्लिनिकली पाइल्स स्वेलिंग ऑफ वेन ऑफ इनल कैनाल। फिशर क्या है? टीयर ऑफ इनल कैनाल, इनल वॉल। एब्सेस इन्फेक्शन ड्यू टू फीकल मैटर। फिस्टुला एब्सेस इन इस्चोरेक्टल फोसा। क्लियर? लिखना चाहे तो आप लिख लें, इजी डेफिनेशन है, लिख लें आप।
नेक्स्ट स्लाइड करो आके। हाँ जी, एब्सेस इन इस्चियोरेक्टल फोसा। इस्चियोरेक्टल फोसा ये कलेक्शन पाउच है बेसिकली। फिस्टुला एक ट्रैक होता है, लेकिन कलेक्शन पाउच कहाँ होता है? ये पाउच है। जैसे एग्जांपल सर, आपको ये समझना है कि हमारे जो फूड खाते हैं पाउच कहाँ है? स्टमक में है ना पाउच, इसी प्रकार। हाँ मंजी जी आ गया? हेलो, आ गया ना? ठीक है जी। अब माता जी की ड्रेसिंग कराई थी? पेन कैसा माता जी का? अब है ना, बस ठीक है बच्चे, डन। वो दवाइयाँ जो कल बताई दी थी ना सारी, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें व्हाट आर पाइल्स? वेरिसियल डायलेटेशन ऑफ सबम्यूकोजल एनल एंड पेरिनेल वेनस प्लेक्सस। वेरिसियल डायलेटेशन का मतलब क्या है? वेरिकोज ऑफ वेन। अच्छा जी, वेरिकोज ऑफ वेन की सर्जरी बताओ डॉक्टर साहब, आपके तो अस्पताल चल रहा बढ़िया वाला। वेरिकोज ऑफ वेन की सर्जरी का नाम क्या है? आप सर्जरी पढ़ने आए हो तो सर्जरी की बातें होनी चाहिए ना, तो नाम बताओ क्या होता है सर्जरी में? वेरिकोज ऑफ वेन होती क्या? चलो ये बताओ, व्हाट इज वेरिकोज ऑफ वेन? डेफिनेशन वो बताना जो किताब में लिखी हो, अपनी मत बताना, बनाई हुई क्रिएटेड मत बनाना। एक क्रिएटेड की कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक पेड़ के नीचे एक महंत जी आके बैठे थे। एक आदमी जा रहा था, वो खराब, अरे ऐसे कर रहा। उन्होंने कहा भाई क्या हुआ तेरे? कह रहा जी मेरे पेट में दर्द हुआ। तो महंत जी के पास ना पुदीने का पेड़ लगा था, उन्हें पुदीना थोड़ा थोड़ा कह रहे थे चूस ले भी ठीक हो जाएगा तेरा। फिर बैठ के चुपचाप उन्हें जैसे पुदीना लिया, उसकी गैस पास हो गई, उसका पेट ठीक हो गया। अब भैया वो तो खुश, अब वो दौड़ रहा है। दौड़ के थोड़ी दूर पहुंचा तो उसको एक दोस्त मिल गया उसका। कह रहा भाई कहाँ जा रहा है? कह रहा घरवाली लेने जा रहा हूँ भाई। कह रहा क्या हुआ? अरे बड़े मेरे पेट में बहुत तकलीफ थी, पता नहीं वो महंत जी ने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी मेरे पेट में थी, मेरा तो पेट बिल्कुल एकदम बढ़िया हो गया, कई दिन से तो बहुत दुखी था मैं, घरवाली बड़ी दिन से बीमार है, बुला लाऊं? ठीक है जी, उसने बात बताई। उसके दोस्त ने क्या कहा, वो अपने घर गया और दोस्त ने अपनी बीवी को क्या कहा, सुनियो भगवान, पूरे गांव का भला हो गया, खाली तू रह गई, एक बाबा बैठा पेड़ के नीचे, लाइन लगी पड़ी है और सबके पेट जड़ बीमारी सब ठीक हो गई। अब वो भगवान को अपनी माँ की याद आ गई। उन्हें नौकर बुलाया, इधर सुन नौकर, मेरी माँ के जाके कहियो कि कई गांव का भला हो गया है, कई गांव का भला हो गया, मेरी अभागी माँ रह गई, जल्दी लेके आइयो उसको। नौकर निकला तो माँ के पास जाके क्या बता उसकी माँ को, माँ पूरे राज्य का भला हो गया, घने दिन से एक वैद्य आके बैठा है, पेड़ बहुत बड़ा है, लाइन लगी पड़ी है, राजा महाराजा सब इलाज करा के खाली तू ही रह गई। तो इसलिए टेल मी द ट्रू स्टेटमेंट, एडिटेड वर्जन नहीं चाहिए। इससे पाइल्स 1 सेकंड में एक्सप्लेन है। There is no inflammation. वेरिकोसिटी में कोई इन्फ्लामेशन होती नहीं। डॉक्टर साहब बताओ सर, जैसे ब्लड फ्लो हुआ लेकिन वो आगे ना जा पाएगा? जाता है भाई साहब, अगर आगे नहीं जाए तो डीप थ्रोम्बोसिस कहते हैं, थ्रोम्बस हो गया, ब्लड तो चल रहा है, वरना गैंग्रीन हो जाएगा, सड़ जाएगा पैर। वेरिकोज ऑफ वेन में गैंग्रीन हो जाएगा, पैर सड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा। ये क्या बता रहे हो आप? शेप चेंज हो सकता है, स्ट्रेट से इरेगुलर शेप में आ जाता है। इरेगुलर शेप में वो तो वेन्स होती है इरेगुलर है, वो कौन सी सीधी होती है? क्यों कैन लगा तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, सारी सीधी होती वेन्स। वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, हैं? वो टेढ़ी होती है। तो टेढ़ी मेढ़ी होती तो वो तो उभर आती है, आपको दिख रही है, अंदर होती कहाँ दिखती है आपको? बताओ वेरिकोज वेन। परमानेंट टॉर्चरस इलोंगेटेड, यही 3 शब्दावली हैरिसन में लिखी हुई है, चौथा कुछ नहीं लिखा। ऐसी वेन जो परमानेंटली इलोंगेटेड हो गई हो और टॉर्चरस उभरी हुई टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो।
ठीक है जी। इसमें क्या होता है, ये आपकी वेन थी, अब ये आपकी वेन है। सर्जरी का नाम है टेंडलबर्ग सर्जरी। यहां से काट के जोड़ दिया, ये हिस्सा हट गया, वेन सीधी हो गई। सर्जरी कराने के बाद रिलैप्स क्यों होता है? टेंडलबर्ग सर्जरी के बाद भी जरा बताइए, टेंडलबर्ग के बाद रिलैप्स क्यों होता है? क्योंकि आपके ब्लड में क्या बढ़ गया? अम्लत्व, हैवीनेस। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आपका ब्लड हैवी हो गया है, और आपके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अगर उसके अंदर कार्बन पार्टिकल ज्यादा होंगे, हैवी पार्टिकल ज्यादा होंगे, तो क्या होगा? नीचे की तरफ पुल होगा। सर पत्ता ऊपर से फेंको, आराम से नीचे आता है। कंकड़ ऊपर से फेंको, गड्ढा हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द वेट एंड ग्रेविटेशनल पुल। इसीलिए हमारी जो ये लास्ट एंड है किसकी? जीआईटी ट्रैक की। तो क्या होता है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे का हिस्सा फूल जाता है, और उसका नाम कह देते हैं पाइल्स। कहीं आंतों में नहीं फूलता, वहां वेरिकोसिटी नहीं होती, ये एज है, इसलिए ये यही फूलता है। समझ में आ गया सर? कोई क्लैरिटी जी? व्हाट आर पाइल्स? ये क्लियर हो गया आप? इसका मतलब इसका कोई इलाज इंजेक्शन से नहीं है। तो मैं डॉक्टर साहब मैंने क्यों बात समझाई? क्योंकि ये परमानेंट है, इसको काटना ही पड़ेगा। ये उसी प्रकार है, इसकी जड़ें हैं, रूट्स हैं। आपने एक बार काट दिया, दोबारा पैदा हो जाएगा, लेकिन अगर इसकी जड़ें जला दी तो दोबारा इसकी जड़ें पैदा नहीं होती। तो पाइल्स दोबारा पैदा ना हो तो उसलिए उसको बर्न करना जरूरी है। अच्छा बात बताओ सर, हम मूवी देखते हैं भूत पिशाच वाली। अच्छा वो कहते हैं जी हमने देखी थी, राज मूवी आई थी, बड़ी शानदार है ना। उसके बाद से भूत का ट्रेंड दोबारा शुरू हुआ। तो कब तक आत्मा दौड़ सकती है? जब तक देह का दाह संस्कार ना हो। समझा मेरी बात? वंस इट इज बॉर्न, चैप्टर इज क्लोज। इसीलिए हम केमिकली बर्न करते हैं। एक बार जो मस्सा केमिकली बर्न, लेजर क्यों कामयाब होता है बहुत सारे पेशेंट में? क्योंकि वो बर्न करता है। अगर आपने काट दिया तो मे बी ए चांसेस। इसलिए हेमरोक्टमी जब आप प्लेन थ्रेड से करते हो तो रिकरेंस होता है, लेकिन जब शार सूत्र से करते हो तो रिकरेंस क्यों नहीं होता? क्योंकि जो शार है वो केमिकली बर्न कर देता है। समझ में आ गई सर बात? ये फर्क है कि मॉडर्न सर्जरी में अगर आपने प्लेन लाइगेशन किया तो रिकरेंस क्यों? क्योंकि आपने काट दिया और बांध दिया, दोबारा चांस है। लेकिन अगर आपने बर्न नहीं कर दिया तो अब कहां कुछ बचा? उसका दाह संस्कार हो चुका। जिसका दाह संस्कार हो सकता है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। उसके दाएं बाएं दूसरे उसके पड़ोसी पैदा हो जाएं, वो नहीं पैदा होगा। समझ आ गई? वो नहीं पैदा होगा, पड़ोसी पड़ोसी चाहे पैदा होते रहे। ये फर्क है शारसूत्र सर्जरी में और नॉर्मल सर्जरी। व्हाट आर ट्रू पाइल्स? इंटरनल पाइल्स। व्हाट आर फॉल्स पाइल्स? एक्सटर्नल पाइल्स। तो बहुत से डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स को ठीक करके ताली देते हैं, हमने मस्से ठीक कर दिए। कौन से? बाहर वाले। अच्छा मरीज को पता कौन से लगते हैं? बाहर वाले। अंदर तो कुछ दिखता ही नहीं किसी को। तो वो भी कहता डॉक्टर साहब बहुत बड़े डॉक्टर हो, मैं गया उसके यहाँ पर, उसने तुरंत हटा दी मेरे मस्से। बट वो क्या, उसने सिम्टोमेटिक मस्से हटाए या नॉन सिम्टोमेटिक? सिम्टम सिर्फ टच था, बाकी कोई सिम्टम नहीं था। ना तो इससे कभी ब्लीडिंग होती, ना इससे कभी पेन होता, ना कभी इससे कॉन्स्टिपेशन होती। वो किससे होगी? ट्रू पाइल्स कौन से? इंटरनल पाइल्स। जिस प्रकार फॉल्स पेन में डिलीवरी नहीं कराते, इसी प्रकार हम कभी भी बिना इंटरनल पाइल्स की सर्जरी के
अगर आपने एक्स्ट्रा पाइल्स है तो उनको कर देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो नॉन सिम्टोमेटिक है, उनमें कोई लक्षण नहीं होता। प्राइमरी और सेकेंडरी, व्हाट आर टाइप्स ऑफ पाइल्स? प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं, ठीक है जी। विच इज अ प्राइमरी पाइल ऑफ इंटर पाइल? इसमें लिखा है फॉर्म ड्यू टू मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ सुपीरियर रेक्टल वेन विच लाइज इन कॉलम ऑक्यूपाइज राइट, लेटने के बाद राइट मतलब 11 o'clock, राइट पोस्टीरियर 7 o'clock, लेफ्ट लैटरल 3 o'clock। तो मतलब 3, 7, 11 यही ओरिजिनल पोजीशन है किसकी? पाइल्स की। नेक्स्ट स्लाइड। डायलेटेशन ऑफ रेडिकल ऑफ सुपीरियर रेक्टल वेन इन अदर पोजीशन, ये होते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब क्या है? किसी और पोजीशन पे डायलेटेशन का हो जाना। किस बात को इंडिकेट करता है? कि सेकेंडरी पाइल्स का ओरिजिन हो गया। लोग 3, 7, 11 के अलावा कहीं और होते हैं, वो सेकेंडरी है, वो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं। मतलब सर ये पूछा था। हाँ क्लियर हो गया ना? 3, 7, 11 के अलावा। अब क्या है 3, 7, 11? पेक्टल एंड ट्रांसवर्स लाइन अलोंग द लोअर लिमिट ऑफ इल कैनाल। एनाटॉमी के हिसाब से पाइल्स ग्लूकोजा एंड सबम्यूकोजा कंटेनिंग वेरिकोज रेडिकल ऑफ सुपीरियर रेक्टल वेन। क्या मैंने बोला? वेरिकोज, ठीक है जी। यानी पाइल्स बिना वेरिकोसिटी के डेवलप नहीं होते। और वेरिकोज वेन की डेफिनेशन क्या है? परमानेंट, टॉर्शनस, इलोंगेटेड। क्लियर हो गया? यानी इसका तो जड़ समेत ही निपटारा करना पड़ेगा, नहीं तो दोबारा पैदा होते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। की क्या डेफिनेशन है? लिखा ना, इन लेटरिंग करते वक्त, लेटरिंग से पहले, लेटरिंग गिरने से पहले गिर जाए ब्लड, लेटरिंग के मिक्स होके गिर जाए, दो ही ऑप्शन है। नहीं लिखा कि आफ्टर डिफिकेशन, आफ्टर डिफिकेशन नहीं लिखा, ठीक है क्लियर। यानी लेटरिंग करने से पहले खून आए पिचकारी की तरह, या लेटरिंग में मिक्स होके ब्लड आए, तो इंटरपाइल्स है, नहीं तो वो एक्सटर्नल फिशर या एक्सटर्नल पाइल्स है। क्लियर। फर्स्ट डिग्री पाइल्स कैसे होते हैं? जो कभी किसी को नहीं दिखते, इंटरनली रहते हैं, बाहर कभी आते नहीं। एंड रिप्लेस ऑटोमेटिकली, यानी बाहर आएंगे अपने आप चले जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। which is the third degree piles prolapse during defecation and manually replaced। बाहर आएंगे लेकिन उंगली से अंदर जाएंगे। which is the third degree piles finally remains prolapse, जो हमेशा बाहर है, अंदर से लेके बाहर तक आ चुके हैं, जो अपने आप अंदर नहीं जाते। अब लेटरिंग करते वक्त किससे खून आता है? इंटरपाइल से। What type do not bleed lubrification, यानी पॉटी करते वक्त खून किसमें से नहीं आता? एक्सटर्नल पाइल्स। What is a thrombosed external pile? Small tissue hematoma at the margin caused due to rupture of subcutaneous vein। मैंने लास्ट टाइम आपको एक स्टडी दिखाई थी, इसमें हेमाटोमा मैंने निकाला था लास्ट बैच में, जिसके अंदर कलेक्शन था, लिख दिया, दबाया, क्लॉट बाहर आ गया। वो क्या था? थ्रोम्बोस एक्सटर्नल पाइल्स। व्हाट इज इंटरनल हेमोरॉइड्स? सैक्रो डायलेटेशन ऑफ रेडिकुलर सुपीरियर रेक्टल वेन। नेक्स्ट स्लाइड। जो एक्सटर्नल पाइल्स होगा तो उसका हल्का करवा दो, उससे ठीक हो जाएगा। जो क्लॉट निकाल दो ना, उसमें और क्या करना है? बस ठीक हो गया, जैसे हमने उसमें कुछ किया नहीं था, उसी में ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड बेटा। अब व्हाई इंटरनल हेमोरॉइड्स अकर? ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन। कहां होती है डॉक्टर साहब बताओ? अच्छा, सिरोसिस ऑफ लिवर के अंदर 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? लिवर सिरोसिस मतलब लिवर खत्म, द एंड। 3 चीजें होती हैं, बताओ क्या क्या होता है? कैसे कहते हैं कि सिरोसिस हो चुका है? अरे मेरे दोस्त, आपने कहा मैं एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो सवाल मैंने कुछ अजीब तो पूछा नहीं, सीधा क्वेश्चन पूछा है कि सिरोसिस हो चुका है। साइज का यहां कोई लेन देन नहीं है, लिवर छोटे साइज में भी पूरा काम करता है। शर्त क्या है? ये 3 फीचर नहीं होने चाहिए। समझ में आ गई? तो पोर्टल हाइपरटेंशन का क्या मतलब?
सुपीरियर वेना केवा, मेजेंट्रिक मिलकर जो वेन बनाती है उस वेन का नाम है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन नीचे से लिवर से क्रॉस करके सुपीरियर वेना केवा के साथ मिलके जाकर राइट एट्रियम में गिरती है। ठीक है साहब। अब हाइपरटेंशन का क्या मतलब होता है? पोर्टल तो पता लग गई, चलो व्हाट डू मीन बाय हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन बढ़ती कुछ नहीं भाई साहब, ये गलत है? करेक्ट, प्रेशर बढ़ता है। तो प्रेशर किन कारणों से बनता है? 3 कारण है दुनिया में, बीपी के 3 ही कारण है, चौथा कारण मैंने सुना नहीं आज तक। ओवरफ्लो से कभी प्रेशर नहीं बढ़ता। मैं हैरिसन की बातें जानता हूं या चरक की बातें, बीच की रामायण नहीं आती मुझे। पहला है साहब कोलेस्ट्रीमिया। ठीक, आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना, जिसकी वजह से ब्लड हैवी हो गया, अब वो प्रेशर मार रहा है। कैसे समझोगे भाई साहब? एक पाइप से पानी निकालो और हाथ लगा के देखना, उसी पाइप से मोबियल निकालना, बताओ कौन प्रेशर ज्यादा मारेगा? मोबियल। वैसा लड़ू, अब जैसे एग्जांपल पूरा पानी की, वो टाइट हो चुकी है तो उसमें प्रेशर मार के चलेगा सब कुछ, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। समझ में आ गई साहब? फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई तो वो टाइट हो गया तो प्रेशर लग रहा है। जैसे पुराने घर का दरवाजा हो, खोलो, प्रेशर ताकत लेता, क्यों? मोबियल नहीं भाई साहब, थोड़ा मोबियल डालो, दरवाजा आराम से खुल जाएगा। समझ में आ गई साहब? तो हमारी बॉडी में क्या है? लॉस ऑफ इलास्टिसिटी हो गई है। और तीसरा होता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो पोर्टल वेन में क्या बढ़ गया भाई साहब? पोर्टल वेन में तीनों में से कुछ भी बढ़ सकता है, मान लिया। तो इसका इलाज क्या है? कोलेस्ट्रॉल का पहला इलाज क्या? चिकनाई बंद। पाइल्स के पेशेंट में क्या बंद कराते हो? चिकनाई बंद। यही करवाते हो ना? करवाते हो कि नहीं करवाते हो? अच्छा, हार्डनिंग को कम करने का तरीका क्या है? एक्सरसाइज। क्या और कोई तरीका है? जो जिम करते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, बट योगा वाले जिमनास्ट से फ्लेक्सिबल होते हैं। तो आपकी बॉडी में क्या आवश्यकता है? इसलिए कहते हैं योगा से, प्राणायाम से बीपी ठीक होता है। क्यों? आपकी बॉडी में जो हार्डनिंग हो रही थी, जो कार्बन चिपक के आपका शरीर सख्त हो रहा था, ये क्या करता है? सख्तपन को कम कर देता है। होता है, अगर मिलिटेंट हो ही नहीं, मैं खाली कर रहा हूं, चाहे वो नक्सली हो चाहे कहीं हो, हमारा आर्मी का बजट किस बात का है? इसी बात का तो है, और किस बात का है? तो यानी हमारी कार्बन कलेक्शन कम किया जाए तो आपकी बॉडी अपने आप लाइट है, हैवीनेस आएगी नहीं। अब ये कार्बन कहां से आता है? जो चीज जितनी भारी होती है उसमें उतना कार्बन है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब का एंड यूज क्या बनता है? कार्बन। ठीक है सर। आपको पानी ना मिले 4 दिन में भी आप जी जाओगे, रोटी ना मिले 10 दिन में भी आप जी जाओगे, और ऑक्सीजन ना मिले कितनी देर मर जाओगे? मैक्सिमम फ्यू सेकेंड्स यू आर डाइड। करेक्ट? तो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? ऑक्सीजन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन को इंप्रूव करने के लिए इसीलिए डॉक्टर्स बताते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी आप शुरू कर दें। ठीक, चिकनाई बंद कर दें। इससे क्या होगा? आपकी लिवर की फंक्शनिंग एनहांस होगी और वो अपने नॉर्मल फंक्शनिंग में वापस आ जाएगा। क्लियर? अब व्हाट इज द साइट अकरेंस ऑफ इंटरनल पाइल्स above pectoral line? What are external hemorrhoids? Sacrodilatation radical of inferior rectal vein. Why are internal hemorrhoids painless? Because mucus overlying internal hemorrhoids supplied by autonomic nerves. ठीक है? Why are external hemorrhoids painful? Because mucus skin overlying hemorrhoids is supplied by somatic nerve. डॉक्टर साहब, जो बाहर के मस्से होते हैं उसमें दर्द ज्यादा क्यों होता है? आप समझो। एग्जाम्पल, किसी ने आपके मारा चाटा और किसी ने मारा नीचे चाटा, बताओ दर्द ज्यादा कहां होगा? क्यों? क्यों भाई साहब? इसका ब्रेन तक सप्लाई में घंटों लगेंगे और इसके सेकंड लगेंगे। अच्छा ना, झूठ तो नहीं बोला। मूवी देखते ना ऐसे, वही साहब औरत ने मारा लात, आदमी गिर गया नीचे, कोई औरत आदमी नीचे, ओ गिर गया। ऐसा क्या है नीचे? पेरिनियम है साहब। पेरिनियम में सोमैटिक नर्व की सप्लाई, वेगस नर्व की सप्लाई, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। डीप कोमेटस पेशेंट में कभी पेन फील होता है? अरे साहब एग्जांपल समझो,
अभी आप किसी दोस्त की पिटाई करनी है, उसको एक बोतल दारू पिला दो, फिर लाठियां बरसाओ, उसे अभी कुछ नहीं पता लगा, सुबह पता लगा जब दारू में नस भर जाएगा। इसी प्रकार जब आप कोमा में हो तो यू नेवर फील पेन। इसका मतलब जितने पेन किलर्स हैं वो क्या है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटर्स हैं। पेन किलर का मतलब और कुछ भी नहीं है। कहां से बनते? भांग धतूरा, अफीम से, ओपियोइड्स। आप डाइक्लोफेनाक नेट पे डाल लो और पूछो उसका सोर्स क्या है, भांग धतूरा। असिक्लोफेनाक का क्या है, भांग धतूरा। तो कहां से आए पेन किलर? तो दर्द कौन महसूस करता है? न्यूरो ट्रांसमिशन बंद। कोई चीज जल जाती है, पेन नहीं होता ना। अरे भाई जो जल गया, अब उसको आपने डिब्राइडमेंट कर भी ली तो पेन नहीं होता। पेन तब होगा स्किन के टच में आएगा। अगर वो स्किन से दूर है, आपके नाखून काटते हैं तो क्यों पेन नहीं होता? नाखून जब तक चिपका हुआ है तब तक पेन है, जब ये अलग हो बॉडी से बाहर निकला है पेनलेस है। ये रूट से पकड़ोगे तो बहुत दर्द होगा, ऊपर से काट दोगे कोई दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात समझने की है कि हमारी बॉडी में सोमैटिक नर्व की सप्लाई है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे सर एक इंटरनल न्यूरॉन होता है तो उसमें सर पेन नहीं होता जैसे? क्यों होगा पेन? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, पेनलेस होता हो। और सर जो एक्सटर्नल होगा उसमें पेन होगा। ये सोमैटिक नर्व सप्लाई है भाई साहब। अंदर वाले में तो दर्द ही नहीं होता, और बाहर वाले में ऐसा दर्द होता है कि पड़ोसियों को पता लग जाता है कि आज मैं पट्टी गया था। बस सिंपल बात होगी। अरे उसका दर्द इतना भयंकर होता है, हड्डियों टूटने से ज्यादा दर्द होता है। फिशर वाले पेशेंट से पूछना कि फिशर का पेशेंट क्यों अपने घर से निकल के डॉक्टर के पास आता है। दर्द ऐसा होता है जिसने कैंची से काट दिया हो, चीर दिया हो। हाँ, सोमैटिक नर्व। ठीक है, सोमैटिक नर्व की सप्लाई की वजह से। पेरिनियम किसे कहते हैं? पेरिनियम बनता है दो इन्वॉल्व रीजन के ऊपर ट्रायंगल बनता है, और उसका जो एज होता है वो कॉक्सिक्स पे आके मिलता है। इसे कहते हैं पेरिनियल एरिया। हाई सेंसिटिविटी क्यों है? बिकॉज वहां पर नर्व सप्लाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है सर। हाँ, हमें बताते मोस्ट प्रोमिनेंट लेटरल कर्वेचर, मिडिल लेटरल कर्वेचर। कितने वॉल हैं? 3 वॉल हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉल कौन सा है? थर्ड वॉल ऑफ हस्टन है। चीफ आर्टरी कौन? सुपीरियर आर्टरी। चीफ वेन कौन? सुपीरियर लेटरल वेन। नेक्स्ट स्लाइड। अब फिशर क्या होता है साहब? caused by rupture of inner wall। inner wall ऊपर होती है अपर 15 mm पे, लेकिन फिशर नीचे दिखता है। ये कैसे? जैसे एग्जांपल, मैंने हथौड़ा लिया, दीवार पे मारा, लेकिन आपको चीर वहां दिखेगी। टूटा ऊपर दिखेगा, लेकिन हथौड़ा का मार था नीचे। तो चोट क्या लगती है? वॉल पर, क्योंकि वॉल भी खुलते और बंद होते हैं। खुलने बंद होने का काम इसका है। फिशर तो नीचे आउटकम है। समझ में आ गया सर? Where fissure occurs? Fissure posteriorly at the midline. Why fissure is so painful? Because of somatic nerve supply. What is fistula? Caused by rupture of abscess around the anal canal, opens into the canal, outer surface and tract become epithelialized. यानी एक ऐसा रास्ता जिसका एक मुंह अंदर खुलता हो, एक मुंह बाहर खुलता हो, और पूरा रास्ता जो है मेट्रो की सुरंग की तरह हो, जो अपने आप बंद नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू जी। तो ये था आपका बेसिक अवेयरनेस सेशन कि पाइल फिशर क्या होता है।